नमस्कार। मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ जो आपको फ्री एजुकेशनल प्रोवाइड करवा रहा है। आज स्पेशली ईसीसी जो पैटर्न है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या वो हमारे को प्रोवाइड करवाता है, उस कोर्स को करने पर क्या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। ईसीसी मीन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स। ये मेनली हमारे को कोर्स का मेनली हमारा टारगेट रहता है कि इस कोर्स को करने पर हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली प्री जो एजुकेशन है, जितनी भी क्रैच है, उसके लिए ये बेनिफिशियल है। कोर्स अलग अलग बेस के ऊपर करवाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज अलग अलग बेस के ऊपर करवा रही है, वीएमओयू करवाती है, अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो भी इस कोर्स को प्रोवाइड करवाती हैं। 6 मंथ का अगर डिप्लोमा करें दैट्स ओके, 6 मंथ के डिप्लोमा में भी हो जाता है। 1 ईयर का डिप्लोमा है, 3 ईयर का अपने यूजी कर सकते हैं, 2 ईयर का पीजी है। सेम ही कोर्स रहता है, लेकिन अभी जो कोर्स है उसके अंदर एक पोर्शन रहता है प्रॉपर। अच्छा, एडिट करोगे? ठीक है। तो इस कोर्स के बारे में आपसे आज डिस्कस करूंगी मैं कि क्या रहता है इसमें, सिलेबस क्या रहता है, हम लोगों को क्या क्या रीड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्स का कोई चार्ज नहीं है। और जानकारी लेनी है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करके और जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। अभी कोर्स के जो सिलेबस है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं सबसे पहला यूनिट रहता है इसका बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। बेसिकली क्योंकि बच्चों से रिलेट करके है ये पूरा का पूरा कोर्स, तो चाइल्ड साइकोलॉजी सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चों से हम बच्चों को डील किस तरह करना, मेंटली डील किस तरह करना है, मेनली ये रहता है हमारा। तो सबसे पहली यूनिट ही हमारी बाल मनोविज्ञान रहती है। बाल मनोविज्ञान के अंदर हमने प्रॉपर थ्योरीज पढ़नी है। आपको पता है ये कोर्स 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है, तो ओब्वियसली इनके बारे में पूरी की पूरी हमें साइकोलॉजी, इनके माइंड को हमें इस तरह रीड करना है कि बच्चों को डील कर पाए हम। तो पूरा का पूरा सिलेबस ही उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो सेकंड लेसन इसका रहता है कि बच्चों की केयर कैसे करें, उनके हेल्थ का हम ध्यान कैसे रखें। तो आप बिल्कुल नर्सरी, क्रैच के, प्री के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो केयर करना ऑब्वियसली बनता है। तो किस बेस के ऊपर उसकी केयर करनी है वो इस यूनिट के अंदर हम सारी डिटेल करेंगे। उसके बाद आता है सोसाइटी से रिलेटेड, और उनका मार्गदर्शन किस तरह करें, उनको गाइड किस तरह करें कि सोशोलॉजी, समाज शास्त्र जिसको अपन बोलते हैं, तो समाज से रिलेट करते हुए उनका किस तरह अपन मार्गदर्शन करें कि किस तरह बच्चों के अंदर एटिकेट्स आए, वो सारा इसके अंदर हमारा रहेगा। लेसन 4 रहता है हमारा विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन, अब स्कूल इस तरह के ऑर्गेनाइज किए जाएं कि बच्चे किस तरह वहां पर कंफर्टेबल जोन में रहें। विद्यालय संगठन के अंदर ऑल ओवर टेक्निक आ जाएंगी, किन किन टेक्निक से हम बच्चों को कंफर्टेबल जोन दे सकते हैं, ऐसा क्या मेथड यूज करें जिससे बच्चे इजीली स्कूल के अंदर आ जाएं। होता है ना अक्सर कि बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, तो इसके अंदर ऐसी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चों को किस तरह कंफर्टेबल जोन में हम लेकर आ जाएं कि बच्चे स्कूल जाने से कतराएंगे नहीं। फिर आती है शिक्षा के सिद्धांत। अब एजुकेशन देनी है बच्चों को, एजुकेशनल, मेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन बेसिकली हमें देनी है। तो किन किन प्रिंसिपल्स का हम यूज़ करें कि जिसके बेस के ऊपर वो एजुकेशन लेकर बच्चे नॉर्मल रह सकें स्कूल के अंदर। नॉर्मली अगर बुक लेकर आप पढ़ा रहे हैं तो बड़े बच्चों को तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ मेंटली कनेक्ट होना नीडेड है। अगर हम मेंटली कनेक्ट नहीं होते तो बच्चों के साथ बॉन्ड नहीं बन पाएगा। बच्चों के साथ बॉन्ड नहीं बना तो इट्स मीन बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। तो उन चीज़ों को डील करने के लिए कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 यूनिट इसके अंदर आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब भी चाहे वो ईसीसी है, चाहे वो आगे हम देखें रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट के एग्ज़ाम देते हैं या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी टीचिंग लाइन का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस पोर्शन को हमें पढ़ना ही पड़ता है, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिससे हम समझ पाएंगे कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना है हमें पढ़ाने में, बच्चों का बेस किस तरह तैयार करना है, बच्चों को डील किस तरह करना है, क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे हम जिससे बच्चे ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे। डेवलप ओनली फिजिकली डेवलप नहीं, मेंटली डेवलप किस तरह हो पाएंगे, सोसाइटी के अंदर डेवलप किस तरह हो पाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम शैक्षिक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। फिर आते हैं शिक्षण की विशिष्ट विधियाँ। अब स्पेशल मेथड, अलग अलग मेथड आएंगे, किंडरगार्टन इसके अंदर आ जाएगा,
स्पेशली मॉन्टेसरी मेथड इसके अंदर आ जाए, क्योंकि बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड, क्रैच से रिलेटेड जितने भी मेथड आते हैं, प्ले स्कूल से रिलेटेड जितने भी मेथड आते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बच्चा बढ़ रहा है तो अलग अलग टेक्निक यूज होती है। तो अभी हमने तो पढ़ना है ईसीसी को, तो ऑब्वियसली प्ले मेथड, किंडरगार्टन मेथड, ये बच्चों से रिलेटेड जितने भी प्ले एंड गेम्स के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। आप लोगों ने क्रैच में देखा होगा छोटे छोटे गेम्स, ब्लॉक्स बने हुए हैं, कुछ टॉयज पड़े हैं, उनसे बच्चों को रिलेट करके सिखाया जाता है। तो इसके अंदर कुछ इसी तरह के मेथड सिखाए जाएंगे जिससे बच्चे इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें छोटी छोटी चीज़ों को सीखने में। क्रैच के अंदर ओनली बच्चों को पढ़ना तो हमने सिखाना ही नहीं है। बच्चे क्या सीखेंगे कि किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, कैसे खाना खाना है, मैनर्स क्या है, बोलना कैसे है, रिस्पेक्ट कैसे देनी है, तो बच्चे ये चीजें सीखेंगे। तो यही जो विधियां हैं ना सारी की सारी, वो इसी से रिलेट करती हुई आती हैं। नेक्स्ट है विषयों के साथ शिक्षण की विधियां। टीचिंग टॉपिक्स क्या होंगे, बच्चे को ओनली आपने क्या करना है, ये तो है नहीं कि एबीसीडी पढ़ा दी, अनार पढ़ा दिया या काउंटिंग सिखा दी, नहीं, बच्चे को हर चीज से रिलेट करते हुए हमें सिखाना है। ना तो ओनली अनार उसके काम आएगा, ना ओनली काउंटिंग उसके काम आने वाली है, ना ओनली अल्फाबेट्स एबीसीडी उसके काम आने वाली है। तो सारी की सारी चीजें साथ में रिलेट करते हुए हमें साथ लेकर चलनी है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल सिलेबस भी आता है। इसका प्रैक्टिकल सिलेबस भी इसके अंदर है, जैसे कुछ फाइल्स वगैरह बनानी है। लेकिन अभी जो सारी की सारी यूनिट बताई हैं उन यूनिट के अंदर बेसिकली क्या आता है, फर्स्ट यूनिट जो आपको बताई थी बाल मनोविज्ञान, उस यूनिट को डिटेल में देखते हैं कि उस यूनिट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। बाल मनोविज्ञान हमारी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट थी, हमने देखा था। तो सबसे पहले उसमें क्या पढ़ेंगे कि बाल मनोविज्ञान आया कहाँ से, कौन ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था बाल मनोविज्ञान, बच्चों को ऊपर स्टडी करनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया, किसने वो रेवोल्यूशन की जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में आया, चाइल्ड केयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये पूरा का पूरा इसके इतिहास के अंदर हमें पता चलेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, वो स्टेनली हॉल, और काफी आगे डिटेल है उसके बारे में इसके अंदर अपन देखेंगे। देन है बाल विकास की अवस्थाएं। अब चाइल्ड डेवलपमेंट होता है बट पर स्टेज बाय स्टेज, ऐसे नहीं है जैसे कुछ स्टेयर्स है, अपने पहली स्टेयर पर जा रहे हैं, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो उसी तरह चाइल्ड डेवलपमेंट की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो अपने उन अवस्थाओं को कैसे पार करना है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं बेसिकली, उसके बारे में हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। फिर क्योंकि हमने क्या करना है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बारे में अध्ययन करना है हमने, ओके। तो 0 से 6 वर्ष के बारे में अध्ययन करना है, तो ऐसे बच्चों की हमें क्वालिटी पता होना चाहिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमें अगर वो पता होगा देन हम उस चीज को बता पाएंगे कि बच्चों को किस तरह डील करना है। तो उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ बच्चे होते बाल अपराध के कारण और समाधान, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सही एजुकेशन नहीं मिले तो वो क्राइम में चले जाते, थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड हो जाता है बच्चों का, थोड़ा सा इस तरह की, छोटे होते हैं तो जैसे लगता है कि शरारत कर रहे हैं, कोई बात नहीं डील हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर वो कैरी ऑन होते रहे और उन्हें नहीं संभाला जाए तो बच्चे बाल अपराध में चल जाते हैं। तो अब इस कोर्स के अंदर हम ये सीख पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि बाल अपराध किस स्टेज के अंदर बच्चे जाते हैं, क्राइम बच्चे, क्रिमिनल माइंड बच्चों का किस स्टेज से हमें पता चलेगा कि हो रहा है, तो हम उनको किस तरह सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। कोई बच्चा तोड़फोड़ कर रहा है, पेरेंट्स ने देखा कि तोड़फोड़ कर रहा है, दैट्स ओके, लेकिन नहीं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब उस तोड़फोड़ को अगर सही दिशा दे दी जाए तो बच्चा सेटअप है, अगर गलत दिशा में वो चला गया और बच्चे की क्वेरी जो है वो शांत नहीं हुई तो बच्चा क्रिमिनल माइंड का बन जाएगा। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके बेस के ऊपर ही उसका जो सारा का सारा सिस्टम है उसकी लाइफ का, वो सारा का सारा अनबैलेंस हो जाएगा। अब बाल अपराध, बच्चा क्रिमिनल बन गया, लेकिन अगर उसको सही दिशा दे दी जाए तो उसका कुछ सोल्यूशन भी कर सकते हैं हम, उसको सही दिशा देंगे तो वो समाधान हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह उसको सही दिशा हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है खेल, कार्य और शिक्षा। सबसे ज्यादा अगर बच्चों को प्लेइंग मेथड से करवाया जाए तो बच्चे सबसे ज्यादा मेंटली डेवलप होते हैं, फिजिकली डेवलप होते हैं। और एक बच्चा अगर फिजिकली डेवलप है ना तो वो जरूर ग्रोथ करेगा। फिजिकली डेवलप है जिसकी वजह से वो बच्चा बाहर निकल रहा है, खेल रहा है, तो मेंटली स्ट्रेस उसका कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस बच्चों के अंदर होता है फर्स्ट क्लास तक आते आते, यूकेजी, ये केजी, नर्सरी, ये जो
पोर्शन रहता है ना बच्चे के माइंड का, सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला रहता है। उसे समझ नहीं होती कि क्या मेरे लिए सही है, क्योंकि मोरल वैल्यूज नहीं पता उसे। इसके बाद बड़ा होता है तो मोरल वैल्यूज पता चल जाती है। बच्चा खेल के द्वारा ही सब कुछ सीखता है। बच्चे क्या क्या खेलते हैं, किस तरह का गेम खेलते हैं, उससे हम बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब स्कूल के अंदर अपन देखें ब्लॉक से खिलाया जाता है। अब ब्लॉक के ऊपर क्या काउंटिंग लगी हुई है, 1 2, बच्चे को कहा कि इसको सिस्टम वाइज सेट करो, तो बच्चे ने सेट कर दिया, और मेंटली कहीं ना कहीं उसको अपने आप ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ ऐसे उल्टे सीधे गेम खेल रहा है, जैसे किसी वेपन से खेल रहा है, नाइफ ले लिया उसने, उससे खेल रहा है, चोट लग गई और वो हंस रहा है, अब धीरे धीरे उस चीज को बढ़ावा मिलेगा, और जैसे जैसे उस चीज को बढ़ावा मिला वो बच्चा उल्टा क्रिमिनल माइंड के अंदर जाएगा। तो बच्चे को प्लेइंग मेथड के द्वारा, वर्क मेथड के द्वारा प्रॉपर एजुकेशन दी जा सकती है। तो इस बेस इसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी ओनली जो हमारी पहली यूनिट है ना, इसके अंदर ये सारा डिटेल हम पढ़ रहे हैं। फिर है मानसिक स्वास्थ्य। अभी सारी चीजें यहां तक अगर अपन देखें 6 यूनिट तक, तो कहाँ क्या बात की गई हमने, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के बारे में। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही रहता है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, कि बच्चे मेंटली डेवलप कैसे हों, बच्चे स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। तो उन चीजों के बारे में इस यूनिट के अंदर भी डिस्कस किया गया है। इसी यूनिट के अंदर देखें शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य है। अभी देखो स्टूडेंट का मानसिक स्वास्थ्य तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन टीचर भी मेंटली एक्टिव होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए। अगर टीचर नहीं है मेंटली, तो टीचर गालियां निकाल रहा है, टीचर अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहा है, टीचर इस तरह का बिहेव करता है, बिना मतलब बच्चों को पीट रहा है, डांट रहा है, तो क्या बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टीचर का भी मेंटल स्ट्रोंग होना जरूरी है। टीचर्स को सबसे बड़ी क्वालिटी टीचर की क्या होती है, कि उसका काम डाउन रहना, उसका शांत रहना, उसका चीजों को ऑब्जर्व करना, और सहन शक्ति टीचर में सबसे ज्यादा होती है। तो मेंटल हेल्थ अगर टीचर का डेवलप होगा तभी वो बच्चों की मेंटल हेल्थ डेवलप कर पाएगा। तो टीचर की मेंटल हेल्थ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो बचपन की रुचियां, हम सभी बचपन में क्रॉस हुए, सबके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट थे। अब जिन चीजों में इंटरेस्ट था अगर वो सोसाइटी द्वारा वैलिड हैं, देन उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर सोसाइटी द्वारा वैलिड नहीं है तो उन्हें डिमोटिवेट किया जाएगा कि नहीं तूने ये नहीं करना। तो इट्स मीन वो गलत है हमारे लिए, क्योंकि इस एज के अंदर क्या रहता है, जो मॉरल वैल्यू है हमारी वो नील होती है। हमें पता ही नहीं होता हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नहीं पता होता, हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो हमारे लिए जिस चीज पर मम्मी पापा ने एग्री कर दिया वो चीज सही, जिस चीज पे उन चीजों को डिनाई कर दिया वो चीज गलत। तो हमें यहाँ पर जो बचपन की आदतें हैं वो इस तरह की बच्चे के अंदर डालनी होगी। मैंने शुरू में बताया ना कि बच्चों को खाना किस तरह खाना है, बैठना कैसे है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है बड़ों की, तो वो सारी चीजें हम इसी के अंदर सीखते हैं। तो इसी से एक प्रोग्राम इस तरह का है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के बारे में हमें वो सिखा रहे हैं। फिर देखो विद्यालय एवं बाल विकास, स्कूल भी अब प्री स्कूल खुल गया है, लेकिन वो स्कूल का मैनेजमेंट इस तरह का है कि बच्चों की केयर ही नहीं है वहाँ, फैसिलिटी इस तरह की नहीं है कि बच्चों की केयर ही नहीं है वहाँ। तो इस चीज के कारण ये यहाँ पर इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह का वहाँ स्कूल होना चाहिए और बच्चों का डेवलपमेंट भी हम किस तरह कर सकते हैं। फिर वही जो बार बार हमने पीछे पढ़ा, चरित्र निर्माण की शिक्षा, बच्चों का करेक्टर बनाना है यहाँ पर कि बच्चा बड़ा होके किस तरह का बनेगा। क्योंकि कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 0 से 5 और 6 साल का जो बच्चा है अपने ब्रेन का 90% डेवलपमेंट कर लेता है। अब 90% बच्चे का ब्रेन 5 साल की उम्र में हो गया और हमारे पास वो 5 साल बच्चा हमारे पास है। अब हमने उसको गलत शिक्षा दी तो बच्चे का तो ब्रेन डेवलप हो चुका है। आपने नोटिस किया होगा बच्चे चीजों को रिपीट, कोई ऐड आ रही है टीवी में, कोई गाना, लगातार बच्चा साथ में उसको बोलता है। तो इट्स मीन बच्चे का ब्रेन ज्यादा एक्टिव है और हमें वो चीजें याद नहीं होती जितना बच्चा रिपीट कर लेता है। तो 0 से 5 से 6 साल का जो बच्चा है 90% ब्रेन का डेवलपमेंट अपना कर लेता है। तो इसी एज के अंदर बच्चे का करेक्टर बनाएंगे। अगर बच्चा रिस्पेक्ट कर रहा है बड़ों की तो वो आगे जाकर भी करेगा। बच्चा काफी काम रहता है, बच्चे में एंगर इश्यू कम है, तो वो चीजें आगे भी रहेंगी। तो यहाँ पर इसी एज के अंदर ही बच्चे का चरित्र का निर्माण होगा और स्वास्थ्य का भी उसको ज्ञान देना है, खाने पीने का बताना। मैंने कहा खाने के भी हमें मैनर्स बताने हैं कि बच्चे को किस तरह बैठना है, उठना है, खाना है, तो वो चीजें हमने बतानी है। तो ओब्वियसली स्वास्थ्य का ज्ञान भी हम देंगे कि क्या चीजें हमारे लिए हेल्दी हैं।
आजकल स्कूल का आपने पैटर्न देखा होगा, स्कूल के अंदर जो ब्रेकफास्ट बच्चों को टिफिन दिया जाता है, या गवर्नमेंट के अंदर देखें तो जो मील दी जाती है वो बच्चों के लिए हेल्दी होती है। आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर आप जाओ तो वहां पर हेल्दी मील दी जाती है बच्चों को, कि जिससे ज्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिशंस वगैरह मिल पाए। तो उन चीजों का हमें स्पेशली यहाँ ध्यान, तो कौन सी चीजें कितनी कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फाइबर चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, वो सब चीजें मेजर करके यहाँ पर इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि बच्चों के लिए क्या क्या हेल्दी है। सेकेंड यूनिट जो हमने देखी थी, क्या, बाल, बच्चों की देखभाल और उनका हेल्थ, ये हमने देखी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ केयर साइंस क्या है, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तभी हम बच्चों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखेंगे। जब हमें नहीं पता कि बच्चों की हेल्थ के लिए क्या क्या पूरा चार्ट होना चाहिए, क्या क्या होना, वो हमें नहीं पता, तो हम बच्चों के ऊपर कैसे अप्लाई कर पाएंगे उन चीज़ों को, बच्चों को ध्यान कर। अब आप आंगनवाड़ी में लगे हुए हो, आपको पता ही नहीं कि फूड किस क्वांटिटी से कितना देना है बच्चे को। आप 1 kg बच्चे को कह रहे हो कि दूध पी ले, अब वो बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। एक लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है, तो उतना ही देना है। तो ये इसके द्वारा हम ये सारा समझ पाएंगे कि किसके लिए, किस टाइम, किस एज के अंदर, 2 साल के बच्चे को कितना नीडेड है, 3 साल के कितना, 5 साल के कितना, और 6 साल के कितना, क्योंकि 6 साल तक के बच्चों की हमने स्टडी करनी है इसमें। फिर स्वास्थ्य देखभाल का अर्थ, अब हेल्थ के बारे में केयर करनी है तो सबसे पहले, क्योंकि थ्योरिकल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, किस राइटर ने, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या किसके बारे में कहा है, तो वो चीज। नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा हमने पढ़नी है, तो ओब्वियसली फिजिकल हेल्थ एजुकेशन तो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी यूनिट ही यही है। तो फिजिकल हेल्थ एजुकेशन होती क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। देन आता है माता व शिशु मृत्यु। देखो, ओनली बच्चों के बारे में, बच्चों की इनफैक्ट हेल्थ के बारे में हम देख रहे हैं, लेकिन जो मदर है उसके बारे में, क्योंकि आंगनवाड़ी के अंदर पर आपने देखा होगा कि बच्चों की के साथ साथ मदर की केयर का भी प्रोसेस रहता है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाओ, क्योंकि ये जो आप इसी प्रोग्राम करोगे, इसको अगर आप कोर्स इसका अप्लाई करते हो तो आपकी जॉब हॉस्पिटल में भी लगेगी, आंगनवाड़ी केंद्रों में लगेगी। तो वो जो आते हैं नर्सेज बन रही हैं, तो वो क्या करेंगे कि भाई पूरी डिटेल मांगती हैं बच्चे का जन्म से लेकर, मतलब बच्चा जब 0 ईयर का है, मतलब बच्चे का जब जन्म हुआ तब से लेकर वो पिछले 9 मंथ जो मदर के थे, जो मदर के पास था वो बच्चा, उसके अंदर माँ की केयर किस तरह करनी है ये भी इसके अंदर बताया जाएगा। क्योंकि आपकी जॉब लगेगी इस कोर्स के बेस के ऊपर, तो हॉस्पिटल में, आंगनवाड़ी के अंदर, तो वहां पर वो चीजें सारी आपको मेजरमेंट आनी चाहिए। फिर शिशु मृत्यु दर की समस्या, बच्चे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के कारण, प्रॉपर डाइट ना होने के कारण और प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे बड़ी ये समस्या आती है, उसके क्या क्या कारण हैं और उनका सोल्यूशन हम किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है बाल रोगों का उपचार। अब ठीक है, बच्चे की डेथ नहीं हुई, यहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ा शिशु मृत्यु दर, किन्हीं रीजंस के कारण बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन बच्चे की डेथ नहीं हुई, लेकिन कुछ डिजीज हो गई हैं। जैसे नीचे उन डिजीज के बारे में लिखा है, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, खसरा, पोलियो था, लेकिन भारत अभी पोलियो मुक्त हो गया है, तो ये डिजीज नहीं है यहाँ पर। तो इन डिजीज का उपचार किस तरह किया जा सके, क्योंकि आपकी हॉस्पिटल में अगर इस बेस के ऊपर जॉब लगती है, आपकी आंगनवाड़ी के अंदर जॉब लगती है, तो उन चीजों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो इनका सारों का, बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पानी से कौन सी हो रही है, इन्फेक्शन किससे हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब वही बैलेंस डाइट, पीछे अपने बात की थी यहाँ पर कि शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अब बैलेंस डाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संतुलित आहार क्या दिया जाए बच्चों को, बच्चे की डाइट के अंदर कितने महीने बाद उसे खाना देना है, कितने महीने तक लिक्विड देना है, तो वो सारा का सारा आपने देखा होगा कि एक कार्ड बनाया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन बच्चे की करवाई जाती है तो एक कार्ड बनता है, तो कार्ड के अंदर मदर और बच्चे दोनों की डाइट का पूरा चार्ट दिया होता है, और उस चार्ट को जितने भी नर्सेज वगैरह होती हैं और ये जो इस कोर्स के जरिए आंगनवाड़ी में लगे हैं वो उनको फॉलो करवाते हैं और सर्वे भी किया जाता है। तो अगर आपको ही नॉलेज नहीं होगा तो आप उस चीज को सर्वे कैसे कर लोगे, तो इस कोर्स के अंदर हम इसके बारे में भी रीड करेंगे। देखो, वही डाइट के बारे में बात की, तो भोजन की सामग्री क्या क्या हो, किन चीजों का यूज हम डाइट के अंदर करें, कितना राइस लेना है, कितना चपाती लेना है, कितनी दाल लेनी है, बच्चे को कितना लिक्विड देना है, कितना अदर फूड देना है, उन सारे
के बारे में कि विटामिन कितना है, कैल्शियम कितना है, प्रोटीन कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए, उन सारे चीज़ों के बारे में अगर हमें नॉलेज होगा तब हम उनको नॉलेज दे पाएंगे। अब एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे, मैंने आपको कहा ना कि 0 से 6 साल तक, या आपने बात करें 5 साल तक, 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है हमारा। तो 90% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मतलब मेंटल हेल्थ इंप्रूव 90%, तो ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती होगी। तो फिजिकली हेल्थ, उसके लिए एक्सरसाइज। आपने देखा होगा बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी मालिश वगैरह की जाए तो खूब शरीर को तोड़ा मरोड़ा जाता है, होता है ऐसा। तो वो एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज है। और बच्चे जितना प्ले वे में जाएंगे, जितना खेलेंगे, उतना ज़्यादा वो एक्टिव रहेंगे, और जितना एक्टिव रहेंगे उतना मेंटली स्ट्रोंग रहेंगे, वो फिजिकली स्ट्रोंग रहेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से खेल बच्चों के लिए ज़रूरी हैं जो एक्सरसाइज बेस करवाए जाएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आती है शैशवावस्था की विशेषताएं। अभी इन्फेंसी पढ़ ली हमने, इन्फेंटेज पढ़ ली, तो लेकिन उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के हैं जो बच्चों में होने चाहिए, और इस एज के अंदर होते हैं, नॉर्मली सभी बच्चों में होते हैं। 99% सामान्य बच्चे हैं, कुछ 1% डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, उनकी थोड़ी सी अपन अलग रख दें तो 99% जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन चीज़ों के बारे में पढ़ना जरूरी है हमें। रीज़न, वाटर अगर प्योर नहीं मिल रहा बच्चे को तो अलग अलग डिजीज हो जाएंगी, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे तो डिजीज हो जाएंगी, प्राइमरी हेल्थ नहीं मिल रही तब भी अलग अलग डिजीज क्रिएट हो जाएंगी। देन आता है विद्यालय में वायु प्रवाह एंड पेयजल, बच्चे का क्रैच, आंगनवाड़ी जहां पर भी बच्चा रह रहा है, प्री स्कूल, केजी स्कूल जो बच्चे का है जहां पर वो रह रहा है, सबसे बड़ी जरूरी है वहां पर वेंटिलेशन होना जरूरी है। वेंटिलेशन ना होगा तो क्या होगा, बच्चे को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाएगी। पानी होना जरूरी है, अगर पानी नहीं होगा तब भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी और अलग अलग डिजीज हो जाएगी बच्चे को। अगर डिजीज हो रही है तो क्या होगा, बच्चा फिजिकली वीक हो जाएगा, और फिजिकली वीक है तो मेंटली ऑब्वियसली वीक रहेगा। तो इन चीजों को पढ़ना भी हमें ज्यादा जरूरी है कि ये अगर चीजें होती हैं तभी चीजें रिकवर हो पाएंगी, बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों रिकवर हो पाएगा। थर्ड यूनिट पर आते हैं। थर्ड यूनिट स्पेशली किससे रिलेट करती है, समाज से रिलेटेड। अब समाज से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, समाज शास्त्र, समाज का विज्ञान, जो जिसके अंदर हम चीजें पढ़ते हैं, और वहां पर मार्गदर्शन, बच्चे को गाइडेंस कैसे दी जाए, किस तरह गाइड करें कि बच्चा प्रॉपर डेवलपमेंट स्टेज में आ जाए। सबसे पहले तो हमें समाजशास्त्र का अर्थ, थ्योरिकल बेस है ये, क्योंकि आप अगर इस लाइन में जा रहे हो तो सोसाइटी से आपको इंटरेक्ट होना ही पड़ेगा। जैसे ही आप सोसाइटी से इंटरेक्ट रखते हो तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या कि समाजशास्त्र क्या है, उसके टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, मनुष्य, ह्यूमन बींग और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, क्या बॉन्ड है, क्या एक मनुष्य बिना समाज के रह सकता है, पॉसिबल नहीं है, नहीं रह सकता वो, तो बिना समाज के नहीं रह सकता। तो समाज से किस तरह बॉन्डिंग बनानी है, उसका समाजीकरण किस तरह होगा, किस तरह के वो मेथड यूज करेगा कि समाज के साथ उसका अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठ जाए। समाजीकरण आ गया, वही मनुष्य और समाज, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, फैमिली, वुमेन एजुकेशन, और भारत के अंदर जो वुमेन एजुकेशन का है उसके बारे में भी हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और समाज के अंदर जो बेरोजगारी आ रही है इसके बारे में भी हमने पढ़ना पड़ेगा। ये सारी की सारी जो यूनिट है एक तरह से थ्योरिकल यूनिट रहेगी हमारी, थ्योरिकल यूनिट, क्योंकि सभी जितने भी अपने कोर्स रहते हैं तो सोसाइटी से रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को हमें सोसाइटी से रिलेट करना ही पड़ेगा, तो उसके अंदर हम ये पूरी की पूरी यूनिट पढ़ेंगे। अभी इसी यूनिट के अंदर अपन बात करें तो राष्ट्रीय एकता की भावनाएं। अब देश के बारे में बच्चों को बताना जरूरी है कि किस तरह यूनिटी हमें क्रिएट करनी चाहिए, देश हमारे लिए कितना रिस्पेक्टफुल है, फैमिली कितनी रिस्पेक्टफुल है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर पारिवारिक विघटन, जैसे पहले संयुक्त परिवारों में रहते थे, आजकल एकाकी परिवार में रहने लगे हैं, तो उससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो जैसे जैसे टाइम आ रहा है, समाज परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक संगठन को हमने पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो सोसाइटी में जगह टाइम टाइम पर काम करती हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। समाज में बेरोजगारी हमने पढ़ी तो ऑब्वियसली थ्योरिकल, गरीबी, जनसंख्या, ये सभी हमें टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरिकल बेस हमें समाज से रिलेट रहना पड़ेगा। बिना समाज, आप आंगनवाड़ी के अंदर जॉब लगे हो लेकिन उस गांव के अंदर आपका एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या वहां आप जॉब कर पाओगे, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब लगे हो लेकिन
वहां के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं है, सही नहीं है, तो क्या आप जॉब कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें समाज को जानना जरूरी है कि समाज में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। समाज के अर्थशास्त्र को जानना जरूरी है, इकोनॉमिकल फैक्टर को जानना जरूरी है, मनोविज्ञान तो ऑब्वियसली मनोविज्ञान को जानना जरूरी है, राजनीतिक विज्ञान को जानना जरूरी। अब समाजशास्त्र का इकोनॉमिकल क्या रिलेशन है, साइकोलॉजिकल क्या रिलेशन है, और पॉलिटिकल क्या रिलेशन है, उन सबको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम उनको पढ़ पाएंगे तो हमारा बैलेंस इजीली बन जाएगा, अननेसेसरी बैलेंस के अंदर हमें प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट यूनिट रहती है विद्यालय संगठन। अब भी स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का हो उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, कैसा स्कूल होना है। सबसे पहले तो विद्यालय संगठन क्यों जरूरी है? किसी भी स्कूल के लिए उसका मैनेजमेंट करना, उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, सिस्टम वाइज सेट होना क्यों जरूरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज एक लेकर आए सामान, घर बनाना है, सीमेंट ले आए, बजरी ले आई, ईंटें ले आए, सारा सामान लेकर आ गए और इकट्ठा करके मैंने रख दिया, तो क्या वो घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन होना उसका जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिस्टम वाइज पहले ब्रिक्स को लगाना है, सीमेंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सबको सिस्टम वाइज सेट करेंगे तब जाकर वो घर खड़ा होगा। अननेसेसरी घर नहीं बनेगा चाहे सामान कितना भी पड़ा रहे। तो वही रोल है इसका, विद्यालय संगठन का। एक बच्चे को अगर पढ़ाना है तो उसके लिए आपको एक बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग चाहिए तो ऐसी बिल्डिंग चाहिए जिसमें हवादार कमरे हों, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो, तो विद्यालय संगठन का होना जरूरी है। तो पूरी की पूरी यूनिट हमारी इसी बेस पे रहती है कि विद्यालय संगठन का क्या रोल है, उसकी मीनिंग को हम पढ़ेंगे, देन उसकी आवश्यकता क्यों है, कुछ रीजन देंगे जिसके कारण, जैसे अभी मैंने ब्रिक्स का एग्जांपल दिया कि काफी सारा सामान हमने इकट्ठा कर दिया, लेकिन अगर इकट्ठा ओनली करते हैं तो क्या वो बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सिस्टम वाइज स्टेप बाय स्टेप उसको सेट करना पड़ेगा। तो वही कि क्यों सेट करना जरूरी है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राचीन जो विद्यालय प्रबंधन था और आज जो विद्यालय प्रबंधन है, दोनों के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले देखो, आपने पढ़ा होगा गुरुकुल शिक्षा थी, छोटे बच्चों को ही वहां ले जाया जाता था, पढ़ाया जाता था, बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता चीजें चेंज होती जा रही हैं, तो उसी के बेस के ऊपर हम इस चीज को पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन के क्या क्या एम्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। अभी क्या क्या सामान रखना है स्कूल मैनेजमेंट के अंदर, टॉयज जरूरी हैं, अलमीरा जरूरी है, चौक डस्टर, सब कुछ जो भी सामान है। आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो उन चीजों के लिए मुझे क्या क्या नीडेड है, मार्कर नीडेड है, बोर्ड नीडेड है, बुक्स, क्या सब कुछ नीडेड है ना। तो वो चीज की क्या क्या सामान हमें चाहिए, और विद्यालय प्रबंधन कार्य क्या क्या करे। अभी मैनेजमेंट के अंदर अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर सबका अलग अलग ड्यूटी बना होगा। कोई फाइनेंशियली डिपार्टमेंट दिखा रहा है, कोई सिस्टम को संभालेगा, कोई टेक संभाल रहा है, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट संभाल रहा है। हर चीज को अलग अलग पर्सन संभालेगा, हर किसी की अलग अलग ड्यूटी होगी। तो उस प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं, लेकिन उसके कुछ सिद्धांत रहते हैं उसी बेस के ऊपर। ये नहीं कि जिसकी मर्जी आई कोई मर्जी काम कर लेगा। तो उसके स्पेशली कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, कुछ एम्स रहते हैं, कुछ एथिक्स हैं जिसके बेस के ऊपर ही हमें काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा काम नहीं होगा। फिर आती है प्रबंधन की परिभाषा। प्रबंधन देखो, ये ईसीसी प्रोग्राम कर रहे हो तो ऑब्वियसली +2 आपकी की होनी चाहिए। तो प्रबंधन के बारे में आपने पोस्ट कोरब के बारे में सुना होगा। सबसे पहले प्लानिंग करनी है, देन ऑर्गेनाइजेशन करनी है, सिस्टम वाइज उसको सेट करना है। तो ये सारा का सारा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्या डाटा रहता है। फिर आते शैक्षिक विद्यालय संगठन ही हमारी यूनिट। शैक्षिक प्रशासन क्या रहता है। अब विद्यालय बन चुका है, सारा कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन वहां पर एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी रहेगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका क्या सिस्टम रहेगा। जैसे स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर दी, वहां एक मैनेजमेंट कमेटी स्टार्ट हो गई, लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल चाहिए, टीचर्स चाहिए, वाइस प्रिंसिपल चाहिए, कोई लाइब्रेरियन चाहिए, कोई आंगनबाड़ी, मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए एक पर्सन चाहिए। तो उसका सारा प्रोसेस आ जाएगा। अब संगठन और प्रशासन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। अभी देखो, ऑर्गेनाइजेशन बन गई और एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक है जो पूरे मैनेजमेंट को संभाला हुआ है, एक है जो पूरे सिस्टम को संभाला हुआ है। मतलब स्कूल बनाना, एक मैनेजमेंट कमेटी बैठी, उसके अंदर जैसे अब गांव में कोई स्कूल है तो सरपंच भी है, गांव के लोग भी हैं, वहां के प्रिंसिपल भी कुछ मेंबर हैं, कुछ पेरेंट्स भी मेंबर हैं, कुछ टीचर भी मेंबर्स हैं। वो पूरा का पूरा बना। अभी
फिर स्कूल के अंदर आए, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, वहाँ प्रिंसिपल और स्टाफ काम करेगा, वहाँ का पियोन काम करेगा, सारे काम करेंगे, तो वो ये दोनों अलग अलग रहती हैं, तो इनमें हमें डिफरेंस अलग अलग फिक्स करना पड़ेगा। फिर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उसका क्या रोल रहता है, उसके क्या क्या रोल है, उसका मेनली ड्यूटीज क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एक ड्यूटी होती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने मूल अधिकार पढ़े होंगे और मूल कर्तव्य पढ़े होंगे, दोनों अलग अलग हैं। मूल कर्तव्य आपके वो राइट, आपको वो काम करना है। मूल अधिकार आपके वो राइट्स, आपको राइट्स किस बेस के ऊपर दिए हुए हैं, जब वो ड्यूटी निभाओगे। आप आज एक प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल आप किस बेस के ऊपर हो, जब उसकी ड्यूटी निभाओगे। आपको राइट्स क्या क्या मिले हुए हैं, जब आपने वो ड्यूटी निभाई तब आपको वो राइट्स अचीव होंगे, अननेसेसरी वो राइट्स अचीव नहीं होंगे। तो दोनों ही चीजें अलग अलग रहती हैं। फिर वहां पर प्रिंसिपल है, लेकिन साथ में टीचर भी तो है। टीचर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर स्कूल के टीचर्स के, जैसे प्री स्कूल के हम पढ़ रहे हैं, क्रैच के पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। और फिर हर स्कूल में एक टाइम टेबल बना होता ना टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के बेस के ऊपर ही सारा डाटा रहता है। तो कार्यों का वर्गीकरण किस तरह करना है और प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह तैयार होगी, कि वर्क कर लिया, काम हो गया, लेकिन क्या प्रोग्रेस हुई उस काम के अंदर, वो सारी चीजें। और वे स्कूल है तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन होना वहां पर जरूरी है। विद्यालय का अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो चीजें नहीं होंगी तो स्कूल का सिस्टम चलेगा नहीं। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, उसमें बहुत कुछ लिख के दे दिया, हमारे को रूल रेगुलेशन लिख के दे दिए कि एक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अब जब तक हम उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या देश चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। उसी तरह स्कूल भी डिसिप्लिन के बिना नहीं चल सकता, अनुशासन होना वहां पर जरूरी है। फिर आती है आंतरिक कार्यक्रमों का आयोजन। अब स्कूल है तो कुछ प्रोग्राम भी होंगे वहां पर, कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी करवाई जाएगी, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी किया जाएगा, तो वो किस तरह किया जाए। फिर आता है प्रिंसिपल, हमारे प्रधानाचार्य, और पाठ्यक्रम जो किया जाएगा उनके कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में बताएंगे। टाइम टेबल, कोई भी स्कूल है उसके अंदर टाइम टेबल का होना जरूरी है। टाइम टेबल से मतलब क्या है, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा कि इतने बजे असेंबली हो रही है, इतने बजे फर्स्ट पीरियड लग रहा है, इतने बजे हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, एसएसटी का, जो भी सिलेबस रहता है वो अलग अलग टाइम टेबल का होना जरूरी है। अगर टाइम टेबल नहीं हुआ तो कोई भी टीचर अपनी मनमानी करेगा, तो क्या वो पॉसिबल है कि स्कूल का सिस्टम चल पाए, नहीं। फिर नेक्स्ट आता है गृह कार्य। गृह कार्य, होमवर्क दिया जाए बच्चों को। अभी स्कूल के अंदर तो बच्चे ने सब कुछ कर लिया, लेकिन घर पे जाके वो क्या करेगा, तो कुछ ऐसा वर्क देना जिसकी वजह से वो घर में उन चीजों को कैरी ऑन करे और उसमें भी बिजी रहे, ताकि उसका मेंटली डेवलपमेंट हो पाए। घर जाकर अगर कोई काम ही नहीं कर रहा तो सारा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पर तो नहीं है। अगर 5 घंटे बच्चा स्कूल रह रहा है, 3 घंटे स्कूल रह रहा है, तो सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो वो बच्चा घर पे जाके करेगा, तो ऑब्वियसली घर में भी वो भी कुछ सीखेगा और उससे भी कुछ सीखा जाएगा, तो वो चीज। अब इसके अंदर मार्गदर्शन कार्यक्रम, इंस्ट्रक्शन देना बच्चों को जरूरी है। जितना भी प्रोग्राम है उसके अंदर गाइड करना बच्चों को जरूरी है। अगर टीचर गाइड नहीं कर रहा तो बच्चा सही रास्ते पर नहीं जा पाएगा। बच्चे ने पूछा कि सर ये बता दो या मैडम ये बता दो, टीचर के द्वारा डिनाई किया जा रहा है और उसको बिठा दिया जा रहा है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सही दिशा निर्देशन करे, गाइड करे। तो अगर वो गाइड सही तरीके से होगा तो बच्चा डेवलप हो जाएगा, अननेसेसरी बच्चा भटक जाएगा। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, अब स्कूल जाना है तो ओनली स्टडी तो नहीं करनी हमने। क्या ओनली स्टडी करनी है, नहीं करनी। स्टडी के साथ साथ हमें अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन करना है। सह गतिविधियां जिसको बोलते हैं, जैसे असेंबली भी करते हैं हम, तो वो बुक का तो पार्ट नहीं है, ओनली बुक नहीं पढ़नी हमने। तो उसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज हैं, अलग कल्चरल एक्टिविटी हैं, गेम खिलाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स पीरियड लगाया जा रहा है, तो वो सारी की सारी बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। अभी बच्चे ने जो कुछ किया उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। अगर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बच्चे के मोटिवेशन के लिए जरूरी है। मूल्यांकन भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे अपने इसके अंदर सीसी पैटर्न को पढ़ लेंगे। अभी जो लागू चल रहा है ग्रेडिंग सिस्टम से दिया जाता है, इससे पहले सेंट्रल लेवल का क्या है, स्टेट लेवल का क्या है, राजस्थान का अलग आ जाएगा, अदर स्टेट का अलग आ जाएगा, सेंट्रल लेवल का अलग परसेंटेज रहती है, मार्किंग की, बेस की, क्या क्या रोल रहता है, वो सारी की सारी इसके अंदर हमारे को मूल्यांकन के अंदर। सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, सीसीई को बोलूं मैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
तो इस चीज को हमने पढ़ना है। फिर अब स्कूल है तो ऑब्वियसली स्कूल के रजिस्टर किस तरह तैयार करने हैं। अगर आपकी जॉब चाहे हॉस्पिटल में लग रही है इस कोर्स के जरिए में, चाहे स्कूल में लग रही है, तो एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो किस तरह वो मेंटेन किया जाता है, इसके अंदर वो डाटा हम सारा सीखेंगे। फिर विद्यालय निरीक्षण, सुपरविजन किस तरह करना है, इंस्पेक्शन किस तरह करवाने हैं, समय समय पर स्कूलों के अंदर आरटी के पैनल, प्राइमरी आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर, चाहे हॉस्पिटल के अंदर सब पैनल आते रहते हैं और वो सारा सुपरविजन किया जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में, इंस्पेक्शन किस तरह किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटली फॉर्मेलिटी चाहिए होती है और क्या क्या हमें डाटा प्रोवाइड करवाना होता है। विद्यालय भवन, स्कूल बिल्डिंग का सबसे बड़ा रोल है। स्कूल बिल्डिंग किस तरह होनी चाहिए, स्कूल का फर्नीचर किस तरह होना चाहिए, वहां का लाइब्रेरी किस तरह होना चाहिए, वहां का हॉल किस तरह होना चाहिए, वो सारा का सारा विद नॉर्म्स। अगर स्कूल है तो एनसीईआरटी जो बुक्स पब्लिश करती है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं। उन नॉर्म्स को अगर कोई स्कूल या कॉलेज जो भी है वो पूरा नहीं कर रहा तो स्कूल की मान्यता पर इशू आ जाता है। तो क्या क्या वो नॉर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रूल रेगुलेशन है कि क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। विद्यालय एवं समुदाय, स्कूल मैंने बताया था कम्युनिटी से रिलेट करता है, स्कूल में प्रिंसिपल होगा, देन अगर गांव में स्कूल है तो सरपंच भी मेंबर होगा, कुछ फैमिली मेंबर भी होंगे, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो भी इसके मेंबर रहेंगे। तो अलग अलग ये मेंबर कमेटी बनाई जाती है जिसके द्वारा पूरे गांव के अंदर जो स्कूल है वो मैनेजमेंट, अगर स्कूल में कोई खर्चा लगना है, पैसा आ रहा है बाहर से, तो वो सारा डिस्कस करके देन स्कूल पे लगाया जाता है। सोसाइटी के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली स्कूल है तो सोसाइटी में ही है। विद्यालय और घर के बारे में बात करें तो बच्चा घर से आ रहा है तो उससे रिलेट करते हुए चीजों को हमने पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे शिक्षा के सिद्धांत। तो ऑब्वियसली हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा के थ्योरीज भी पढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग क्या है इसका, इसके वर्क क्या है और इसके मेनली एम्स क्या हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम टोटल डिटेल कर पाएंगे एजुकेशन की। इसके बाद इसके उद्देश्य क्या क्या रहते हैं, एम्स क्या क्या रहते हैं, इंडिविजुअल क्या क्या एम्स हैं इनके, उनके बारे में पढ़ेंगे, और सोशल क्या क्या एम है उनके बारे में भी हम सारी पढ़ेंगे। उसके बाद रहते हैं हमारी टीचिंग मेथड क्या क्या है, किन किन मेथड के द्वारा हम इस पूरे प्रोस्पेक्ट को पढ़ पाएंगे, उसके बारे में भी हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट काफ़ी थ्योरिकल रह जाती है। थ्योरिकल है तो मतलब हमें लर्न करने का प्रोसेस रहता है इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि अभी देखो ये कोर्स कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर चीज़ों को कुछ थ्योरिकल पढ़ना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकली, और कुछ पूरा मेंटली अंडरस्टैंड करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक थ्योरिकल सी यूनिट रह जाती है इस यूनिट के अंदर। वही थ्योरिकल उसी के अंदर आते हैं विद्यालय, घर, परिवार, धर्म और समुदाय को पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत में जो एजुकेशन है उसके क्या क्या एम है, प्रॉब्लम क्या क्या रही थी, कौन सा एक्ट आया था जो एजुकेशन को लेकर आया, आरटी एक्ट, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम क्या क्या आ रही हैं। अभी नई शिक्षा नीति आई थी हमारी, लेकिन उसको अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए, पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पाए, कुछ स्टेट के अंदर हो गई है अप्लाई, लेकिन अभी ऑल स्टेट के अंदर नहीं हुआ। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने। और राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा, क्या क्या देश की एकता के लिए क्या ऐसा पाठ्यक्रम है हमारा जिसके अंदर नेशनल यूनिटी के बारे में बात की गई हो, क्या ऐसा पाठ्यक्रम है जो देश की एकता को बनाए रखने का काम कर रहा हो, तो उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। भावनात्मक एकता हेतु शिक्षा, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सारा मैंने बताया ना कि ये जो यूनिट है हमारी शिक्षा के सिद्धांत, ये सारी थ्योरिकल यूनिट रहेगी। नागरिक हेतु शिक्षा, लोकतंत्र हेतु शिक्षा और अनुशासन। अनुशासन हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा, इस यूनिट के अंदर भी हम अनुशासन के टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर रहती है यूनिट शैक्षिक मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की यूनिट ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉपर यूनिट रहेगी कि क्या क्या चीजें, पहले हमने देखा कि थ्योरिकल यूनिट थी सारी, अब भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट रहेंगी। तो सबसे पहले हमें शैक्षिक मनोविज्ञान को ही पढ़ना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी को पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा उस चीज को समझकर पढ़ना पड़ेगा। फिर अटेंशन को पढ़ना पड़ेगा, और इंटरेस्ट थ्योरिकल सब्जेक्ट रहता है ये, इसके अंदर भी प्रैक्टिकल नहीं रहता आपका, लेकिन थोड़ा बहुत उस चीज को अंडरस्टूड करके हमें पढ़ना पड़ेगा। देन आता है कल्पना, ज्ञानेंद्रिय बोध, इमेजिनेशन क्या है, इस चीज को हमें अच्छी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद स्मृति और विस्मृति, इस टॉपिक को भी हमें करना है। ये चीजें करनी क्यों जरूरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा, शिक्षा पढ़ा, शिक्षा संगठन पढ़ा, तो अगर शिक्षा का मनोविज्ञान नहीं पढ़ेंगे, ये पूरी थ्योरी को अगर हम नहीं पढ़ते हैं, तो पीछे वाली यूनिट को करने का हमारे को कोई फायदा नहीं है। इस वजह से इसको हमें डिटेल में हमें करना पड़ेगा। स्पेशली ये जो यूनिट रहती है आपकी
सीसीई में तो है ही, और क्या रहती है, आरटी रीट के अंदर हम करें वहां पर भी आपके काम आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड में करें वहां भी काम आ जाएगी, सेकंड ग्रेड में करते हैं वहां भी काम आ जाती है। और ओब्वियसली अगर हम नेट का आप एग्जाम देते हो तब भी यही यूनिट हमारी प्रॉपर पूरी डिटेल के अंदर आती है। तो ओब्वियसली है कि ये यूनिट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आगे भी हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आगे हमारे काम आ रही है। इसी यूनिट के अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये बेसिकली 4 टॉपिक हमारे ये रहते हैं। शारीरिक विकास किस तरह आएगा, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक, ये चारों को हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम आप किसी भी लेवल का दे रहे हो तो उसके अंदर ये सारी की सारी रहेंगी। अभी भी ईसीसी का प्रोग्राम कर रहे हो, इसके अंदर अगर हम बीएड का प्रोग्राम करें उसके अंदर भी ये सारी पूरी बुक की लग जाती है, लर्निंग एंड टीचिंग पूरी बुक की लग जाती है ये। उसके अंदर ये हम सारे के सारे पढ़ते हैं कि अधिगम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके नियम क्या है, स्थानांतरण क्या रहता है, सिद्धांत क्या रहते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं, पूरी की पूरी हमें ये यूनिट पढ़नी पड़ती है। जब हम ये यूनिट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा अभी जैसे मैंने बताया रीट, सी टेट, एस टेट कर रहे हो, पी टेट कर रहे हो, इसके अलावा आगे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यूजीसी, नेट के प्रॉपर एग्जाम दे रहे हो तो पूरी की पूरी ये यूनिट आपको वहां पर हेल्प करेगी चीजों के लिए, उन चीजों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वहां भी जितनी डिटेल में यहाँ पर है उतनी डिटेल में ही वहीं पर आपको मिलेगी, तो सारा का सारा आपका पैटर्न वही रहेगा इसके अंदर, और सारा आपको डीपली इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। प्रेरणा और शिक्षा, वही व्यक्तित्व, पर्सनालिटी फैक्टर अपने को पढ़ना पड़ेगा, बुद्धि लब्धि परीक्षण ये भी हमारे उसी के अंदर आ जाते हैं। स्पेशल चाइल्ड इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्ड होते हैं, तो उन बच्चों को किस तरह हमने डील करना है उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान ये हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में पढ़ के आए हैं, तो वापिस ये यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट आपकी रहती है शिक्षण की विशेष विधियां। अभी क्योंकि हम बच्चों का प्री स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं तो प्री स्कूल की मेनली हमें शिक्षण विधियां ही पढ़नी है। हालांकि विधियां बहुत हैं साइकोलॉजी के अंदर, लेकिन हमें टीचिंग मेथड में कौन कौन सी विधियां पढ़नी है, क्योंकि हम केजी स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं, प्ले स्कूल का अध्ययन कर रहे हैं, आंगनवाड़ी का अध्ययन कर रहे हैं, वो सिलेबस कर रहे हैं, किंडरगार्टन, ओके, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले ग्रुप मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, नर्सरी शिक्षा, मूलभूत शिक्षा प्रणाली और डाल्टन प्रणाली, इन विधियों को हमें डिटेल में करना पड़ेगा। क्योंकि ओनली प्ले स्कूल की मेथड ही हमने करने हैं और ज्यादा डिटेल नहीं करनी, हमने ओनली प्ले स्कूल तक करना है, तो इन 7 मेथड को करना जरूरी है हमारे लिए। शिक्षण विधियां, अब इसके अंदर देखो किंडरगार्टन मेथड किया था, अब उसके लिए लेसन प्लान बनाना। अब बच्चों को पढ़ाना कैसे है, तो पहले एक प्री प्लान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप गए क्लास के अंदर जो मर्जी पढ़ाकर आगे, नहीं, तो एक लेसन प्लान पूरा तैयार करना पड़ेगा। जैसे अभी आप बीएड कर रहे हो, बीएड करें या बीएसटीसी आप करो, कोई भी करो, तो उसके अंदर आप लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लान बनाते हैं ऑब्वियसली 40 to 50 लेसन प्लान आप बना लेते हो। माइक्रो टीचिंग करते हो उसके अंदर, वो सारी चीजें करते हैं, वही सारी चीजें हमें यहाँ करनी है। वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए करते थे, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए करनी है। अब पाठ्य योजना के मेन टॉपिक हमें लेने हैं, फिर इसका लेसन प्लान बनाना होगा, इसके उद्देश्य हमें देखने पड़ेंगे, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के देखो आगे इंग्लिश लैंग्वेज के क्या उद्देश्य रह रहे हैं, हिंदी के क्या रह रहे हैं, इतिहास के क्या रह रहे हैं, पॉलिटिकल के, राजनीति के क्या रह रहे हैं, समाजशास्त्र के क्या रह रहे हैं, वो सारे के सारे उद्देश्य हमारे आ जाएंगे इसके अंदर। देखो सभी सब्जेक्ट आ गए यहाँ पर, क्योंकि हमने बनाने लेसन प्लान। अब लेसन प्लान बनाने हैं, अभी 5th तक आपने देखा होगा सारे सब्जेक्ट आगे, 6th 7th 8th 9th 10th। यहाँ हम देखें तो अलग अलग सब्जेक्ट, यहाँ पर हमें एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखना है लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज के अलावा बाकी हमारे कंपलसरी पेपर रहते हैं, यहाँ पर ऑप्शनल मिल जाता है हमारे को लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज जो भी ऑप्शन में जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज ऑप्शनल मिल जाती है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने, अब सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसके अलग अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे, तो उन सब्जेक्ट्स के अलग अलग जितने भी मेथड हैं उनके पहले एम हमें देखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ेंगे, और देन उनके मेथड देखने पड़ेंगे। तो सभी सब्जेक्ट के यहाँ अलग अलग मेथड रहते हैं कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या पर्पज है, किस एम को लेकर उस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। अभी हिस्ट्री पढ़ानी है तो हिस्ट्री क्यों पढ़ानी है,
ताकि हमारे से जो पहले थे उनके बारे में हम नॉलेज ले सके, हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में हम नॉलेज ले सके। भूगोल पढ़नी है तो हमने क्यों पढ़नी है, अर्थ के बारे में हमें पूरा नॉलेज मिल जाए। संस्कृत पढ़नी है तो हमने क्यों पढ़नी, वेदों के बारे में हमें नॉलेज मिल जाए। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक उद्देश्य रहता है और उन सब्जेक्ट को पढ़ाने का अपना अपना एक मेथड भी रहता है, कुछ विधियां भी रहती हैं। ये नहीं है कि हर सब्जेक्ट एक ही तरीके से पढ़ाया जा सकता है कि बुक उठाई और पढ़ा दी, नहीं, सभी के मेथड अलग अलग रहते हैं। तो उन सभी मेथड को हम यहाँ देखेंगे। अभी वही सब्जेक्ट रह गए थे एक दो और वो आ गए हैं यहाँ पर, कला शिक्षण, भूगोल शिक्षण। अभी पाठ योजना जो बनाई जा रही है उसके क्या क्या लाभ हैं हमारी लाइफ के अंदर और हमारे पढ़ाने के अंदर, बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले लेसन प्लान बनाया हुआ होगा ना तो बच्चे इजीली पढ़ पाएंगे। अभी एट प्रेजेंट टीचर को जाकर खड़ा कर दिया, टीचर को पता ही नहीं कि बुक का नाम क्या है, टीचर को पता ही नहीं कि लेसन का नाम क्या है, तो सबसे पहले तो टीचर उस चीज को ऑब्जर्व करने के 10 मिनट लगाएगा, इतने में लेक्चर चला जाएगा। 10 मिनट उसने ऑब्जर्व करने में लगाया, 10 मिनट किताब को पढ़ने में लगाया, 20 मिनट, 35 से 40 मिनट का लेक्चर है तो 20 मिनट में टीचर क्या करवा लेगा, कुछ भी नहीं करवाएगा। तो वहां पर इस लेसन प्लान के अंदर जो टीचर के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है वो नहीं मिलेगा, जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो नहीं हो पाएगा, बच्चे ने पुनरावृत्ति बच्चे को करवानी है वो नहीं हो पाएगी, बच्चे के द्वारा अलग अलग क्वेश्चन पुट किए जाने हैं वो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेसन प्लान पहले नहीं बना। अगर लेसन प्लान बना होता तो पहले टीचर प्रस्तावना को फॉलो करता, देन अपना एक्सप्लेनेशन देता, फिर बच्चों से कुछ डिस्कशन करता, विचार विश्लेषण, कुछ प्रश्न करता, फिर कुछ मूल्यांकन करता, फिर देन गृह कार्य दिया जाता, तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता। अभी बच्चे टीचर के द्वारा बनाई नहीं गई तो वो चीजें हो नहीं पाएंगी। अब वही शिक्षण विधियां आ गई, वही आपको बताया कि फाइल बनाए। अब इसमें प्रैक्टिकल आपका मेथड रहता है। पाठ योजना मैंने बताया था, 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी की कविता की फाइल बनानी होती है। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क रहता है, जो आप इसी प्रोग्राम करोगे उसको कंडक्ट करते हो तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क रहता है कि आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है। एक 40 लेसन प्लान की आपकी डायरी बन जाएगी, एक फाइल बनानी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश की पोयम है उसके बारे में आपको, और फिर कहानी, स्टोरी राइटिंग भी करना पड़ेगा विद पिक्चराइजेशन, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो ऑब्वियसली पिक्चराइजेशन होना जरूरी है। बिना पिक्चराइजेशन अगर आप ये चीजें करते हो तो बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। और बच्चों की आपने किताबें देखी हो तो काफी पिक्चराइजेशन वाली होती हैं, एक साइड पिक्चर लगी हुई है, एक साइड जैसे अब मैंगो बताना है, एम फॉर मैंगो बताना है तो मैंगो का पिक्चर आएगा, एप्पल बताना है तो एप्पल का पिक्चर आएगा, तो वो चीजें रहती हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी व हिंदी की कहानी फाइल चित्र सहित, यहाँ भी देखो चित्र सहित। कला फाइल बनानी है, आर्ट की फाइल बनती है वो बनानी है। अपशिष्ट सामग्री फाइल, ये देखना वेस्ट मटेरियल फाइल बनाना है। जैसे पेंसिल के अपने जो शार्प पेंसिल को करते हैं उसके ऊपर वो लकड़ी सी निकल जाती है उसकी, तो उससे ड्राइंग करनी बच्चों को सिखानी। माचिस की तीलियां लो, उससे ड्राइंग करनी सिखानी बच्चों को। अलग अलग तरीके से जो वेस्ट मटेरियल्स है, बैंगल्स पड़ी हुई है टूटी हुई तो उनको जोड़कर बच्चों को कुछ फ्लावर पॉट बनाना, वेस्टेज बोतल है उनसे कुछ सिखाना। तो इस तरह का कुछ हमारे को 10 पेज 10 प्रोजेक्ट बनाने हैं। शिक्षण सामग्री बनानी है, 4 उसमें चार्ट हों, हिंदी और अंग्रेजी के लकड़ी के वुडन कार्ड जो होते हैं, वुडन के छोटे छोटे पीस लेकर उनके ऊपर अल्फाबेट बनाना है, तो वो चीज करनी है। फिर टीचिंग एड्स इसके अंदर आ गया। शिल्पकला, शिल्पकला क्राफ्ट बनाना है, हैंडमेड कुछ भी बच्चों को सिखाना है वो। फिर एक थ्योरिकल पार्ट रह गया था इसके अंदर, भारत में महिला शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी, एकता की भावना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन, ये आ गया था पहले, ये वापस कैसे आ गया? ओके, ये अपने पढ़ लिया है पहले ही। समाजशास्त्र का अलग सब्जेक्ट से संबंध, बाल कल्याण और ये सारी चीजें अपने पहले देख लें। तो ये आपका एग्रीगेट सिलेबस रहता है सीसीई का, कि इस सिलेबस को अपने पढ़ना है। अब भी जो आपको आगे क्लासेस दी जाएंगी तो पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे अपने, और पूरा डिटेल इसके अंदर आ जाएगा। जितना आपको सिलेबस बताया वो सारा डिटेल के अंदर अपना आ जाएगा।